वेलकम टू क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आप उसको पहले पढ़ लेंगे ताकि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर का नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा हुआ है। और मैंने लास्ट 2 क्लासेस में ये गांधी जी के बारे में बताया था, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसके वर्ड मीनिंग्स इसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो और जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था पैराग्राफ 6 तक, ठीक है। तो लास्ट क्लास का वर्ड मीनिंग हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था इवॉल्व्ड, ठीक है। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित, फेट का मतलब होता है किस्मत, फेरोज तो ये क्या है, प्राचीन मिस्र के राजाओं या जाति धर्म, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि इसको याद करना ज़रूरी है। फेरोज एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मिस्र के लोग थे, राजाएं थे, राजाओं के जाति और धर्म को बताता है फेरोज, ठीक है। एक तरह से जाति है, कास्ट है मिस्र का, ठीक है। इनमूवेबल मतलब इनमूवेबल, जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। ग्लोरी मतलब होता है शान शौकत। इग्नोरेंट मतलब बेपरवाह, अज्ञानी। स्टॉलिड का मतलब होता है सुस्त, मंद बुद्धि। कन्वर्टेबल मतलब जिसको आसानी से बदला जा सकता है। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, जिसको रहने सहने बोलने का ढंग नहीं हो। डिसड्यूडेड मतलब होता है खुद को अलग कर लेना किसी चीज़ों से। तो ये सारे वर्ड मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, और ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है येलो में, तो ये सब वर्ड मीनिंग ही है। और यहाँ पे है अनब्रिडल्ड, इसका मतलब होता है निरंकुश, बेलगाम, ठीक है। इंडिजीनियस स्वदेशी। कोरोडिंग का मतलब होता है खराब होना। मोरल मतलब होता है नैतिक। डिलिब्रेशन मतलब होता है चाहत या फिर सोच समझ कर करना, विवेक से करना, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 7 से। तो इस बार मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए कि वर्ड मीनिंग पहले से ही लिख लिया है। बिकॉज़ होता क्या है कि उस टाइम थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर बार बार क्या होता है पेज अप डाउन होता है। तो मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप वर्ड मीनिंग भी साथ में समझते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और आज हम लोग पैराग्राफ 7 से पढ़ेंगे, तो उसके लिए साफ़ सुथरा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them. That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. अब देखिए गांधी जी, क्योंकि ये गांधी जी लिख रहे हैं, तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ 7 से कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो लार्ज सिटीज़ होती है ना, बड़ी बड़ी शहरें, वो क्या है, एक तरह से जाल है, मतलब कि एक तरह से जंजाल है, और बहुत ही यूजलेस इनकम्ब्रेंस है। मतलब कि वो ज़बरदस्ती, बड़ी बड़ी शहरें क्या करती हैं कि वहाँ एक तरह से जाल है, वहाँ कोई भी चीज़ का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब चीज़ों से मतलब है इमोशन का, मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसका कोई कदर नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो एक जंजाल है और यूजलेस है, बेकार है। इनकम्ब्रेंस, ठीक है, मतलब बेकार का बोझ लिए हुए हैं कि बड़ी शहर है, तो बड़ी शहर का बहुत नाम होता है, तो लोग कहते हैं ना, अरे बड़ी शहर है, वहाँ जाऊँगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये बस एक तरह से क्या है, दिखावा है, जंजाल है, झूठा है, ठीक है। दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और गांधी जी ऐसा मानते हैं कि शहर के लोग, बड़े शहर के लोग कोई खुश नहीं रहते हैं वहाँ पे। डैट देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स। गांधी जी का मानना है कि बड़े शहर में गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब चोरों का गैंग रहता है, मतलब बहुत सारे चोर डाकू रहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े शहर में। एंड और कौन रहता है, रॉबर्स।
मतलब लुटेरे होते हैं जो लूट के ले जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन होता है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति, ठीक है। और वाइस फ्लोरिसिंग इन देम, और उसमें क्या पनपता है, बड़े बड़े शहरों में बुराइयाँ ज़्यादा पनपती हैं। डैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और गांधी जी ये भी मानते हैं जो गरीब आदमी है उनको लूट लिया जाता है अमीरों के द्वारा। तो गांधी जी तो बड़े शहर के बारे में बड़ा ही उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो सोच है, उन्होंने जो महसूस किया है वो तो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं बड़े शहर क्या है, एक जंजाल है, झूठापन है, जानबूझ के फंसा कर रखता है कि लोगों को फंसा कर रखता है, और लोग वहाँ खुश नहीं रहते हैं। वहाँ पे गैंग्स ऑफ थीप्स हैं, मतलब चोरों का जंजाल है, चोरों की, डाकुओं की क्या है, पूरा का पूरा एक ग्रुप रहता है, डाकू रहता है। प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति होता है। वाइस फ्लोरिसिंग मतलब बुराई पनप रहा है, वहाँ पे गरीब लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाता है। तो गांधी जी ऐसा मानते हैं बड़े शहरों के बारे में। दे वेर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसीलिए जो हमारे पुराने लोग थे, जो पुराने पूर्वज थे हमारे, एंशियंट पीपल या जो गांव में रहते हैं, वो लोग गांव में ही रह के खुश हैं, उनको शहर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है। तो गांधी जी का शहर वाला और गांव वाला में फ़र्क दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे एंशियंट थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो शायद इसी सब वजह से क्या गांव, छोटे गांव में रहना उनको पसंद था, उनको अच्छा लगता था। पैराग्राफ 8 देखें। दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इंफीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। अब क्या कहते हैं गांधी जी कि देसा, उन्होंने देखा, देसा मतलब कि हमारे एंशियंट, जो हमारे पूर्वज थे, उनका मानना था कि किंग्स, जो राजाएं होती है, और उनके स्वॉर्ड्स का मतलब तलवारें, जो राजाएं हैं और उनकी जो तलवारें हैं, महान राजाओं के महान बड़े बड़े तलवारें होती हैं, तो वो सब क्या है, इन्फीरियर है। इन्फीरियर का मतलब होता है कम, नीचा, मतलब जिसका वैल्यू थोड़ा कम हो। तो ये राजाएं और उनकी तलवार का वैल्यू, महत्व थोड़ा कम है। किसके कंपैरिजन में? जब हम बात करते हैं स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, जब हम नैतिक जैसे तलवार के बारे में बात करते हैं, तो जब राजाओं और उनके तलवारों का वैल्यू क्या हो जाता है, कम है। क्योंकि ऐसे भी मायने क्या रखता है, एथिक्स मायने रखता है कि आपकी नीति क्या है या आपकी नैतिकता क्या है, आपको क्या करना चाहिए। और ना, ये बिल्कुल भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं और आपके पास बहुत ही भारी सेना है, तलवार है, घोड़े है, तो ये सब चीज़ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके पास कौन सा तलवार होना चाहिए, एथिक्स का, नैतिक का। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। और इसीलिए जो हमारे एंशियंट हैं वो ऐसा मानते थे कि हमारे अर्थ का जो सॉवरेनिटी है, जो इसका प्रभुत्व है, इसका जो वर्चस्व है, वो किन के हाथों में है और किन से बड़ा है, तो वो ऋषि और फकीरों से। मतलब कि हमारी जो धरती माँ है, हमारा जो ये पूरा का पूरा अर्थ है, उसका जो पूरा अस्तित्व है, उसका जो पूरा प्रभुत्व है, वो हमारे ऋषि और फकीरों के हाथ में है और होना चाहिए। तभी ये चीज़ क्या है, ये ऊपर है। किन से ऊपर है? इन्फीरियर है, ऊपर है। किन से? तो राजाओं और उनके तलवारों से, ठीक है। इन नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना महान हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, तो एक ऐसा देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से हो, इस तरीके का मतलब बहुत अच्छा हो। गांधी जी का ये कहने का मतलब कि विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इसका मतलब है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का हो, इज़ फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स। तो अगर ऐसा महान देश हो, नेशन हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया हो, तो उसको किसी और से पढ़ने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताएं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका संविधान इतना बढ़िया लिखा हो, वो क्या किसी और देश से जानेगा, या वो और किसी देश से उसको जानने की क्या ज़रूरत है? उसके कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना अच्छा है कि उनको पता है कि देश को कैसे चलाया जाता है, देश के लोगों को कैसे रखा जाता है, गवर्नेंस कैसा होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा का कर्तव्य क्या होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है
तो हमारे महान देश को किसी से पढ़ने की, किसी से किसी भी तरह का नॉलेज लेने की ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, ये नेशन जो हमारा भारत नेशन है, और दिस नेशन का मतलब हो गया ये जो भारत, तो हमारा जो भारत है, हमारा भारत का जो कोर्ट है, कोर्ट मतलब जो कचहरी होता है, लॉयर्स वकील हो गए और यहाँ के डॉक्टर्स हो गए, बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स। तो हमारे जो नेशन है, हमारा जो देश है, तो इस देश में क्या है, कोर्ट भी है, लॉयर्स भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं, लेकिन सब लोग क्या है, एक अपने बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। बाउंड्री जैसे कि ये पूरा एक बाउंड्री है, जैसे मैंने बताया था स्कूल का बाउंड्री होता है, तो इस बाउंड्री से कोई बाहर नहीं जा सकता बच्चा जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो वही बाउंड्री है कि इस बाउंड्री के अंदर ही वकील है, लॉयर है, कोर्ट है, मतलब सब अपने दायरे में ही रहते हैं, जिनका जो काम है सिर्फ उसी से मतलब रखते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी न्यू डैट दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सबको ये बात पता है, एवरीबॉडी, सबको ये पता है कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है, कौन सा पेशा, तो कोर्ट, लॉयर्स, डॉक्टर का, ये बहुत ही खास और बहुत ही सुपीरियर नहीं है, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का नौकरी तो है नहीं, ऊंचे दर्जे का जॉब तो है नहीं, पेशा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं इसमें। मोर ओवर दीज वकील एंड वैथ डिड नॉट रोब पीपुल, और गांधी जी ये मान रहे हैं कि ये जो लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और जैसे कि वकील और वैद्य मतलब जो इलाज करते हैं, तो इन लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि किसी को रॉब करने का काम नहीं करते। रॉब का मतलब होता है लूटना, किसी को लूटने उटने का काम नहीं करते। वकील हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वैद्य क्या करते हैं, इलाज करते हैं। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, ये लोग जो है जैसे वकील हो गए, वैद्य हो गए, ये लोग क्या माने जाते हैं कि ये लोग लोगों पे डिपेंडेंट है, मतलब लोगों के आश्रय पे रहते हैं। अब लोगों के आश्रय पे रहने का मतलब कि अगर लोग बीमार होंगे तभी तो वैद्य की ज़रूरत होगी, लोगों में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उनको किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए तभी तो वो वकील को लेंगे। तो अगर लोग को चाहिए तभी ये हैं, अगर लोगों को नहीं चाहिए तो इनका क्या पेशा रहेगा, इनका नौकरी रहेगा, नहीं रहेगा। नॉट देयर मास्टर, तो ये लोग क्या है, वकील वैद्य क्या है, एक तरह से लोगों पे, दूसरे लोगों पे आश्रित है, ना कि ये मास्टर है। मास्टर मतलब कि ये किसी भी तरह का राजा नहीं है, किसी भी तरह का हुक्म चलाने वाले नहीं है, ये एक तरह से खुद ही नौकर है। किसके, तो लोगों के। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और इस देश में, इस महान देश में जस्टिस, न्याय क्या होता है, मिलता है, मतलब कि ठीक ठाक न्याय लोगों को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को न्याय मिल गया उनसे वो खुश है, लेकिन ये ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है, गांधी जी बोल रहे हैं कि इसमें ठीक ठाक लोगों को क्या हो जाता है, न्याय मिल ही जाता है, ठीक है। टॉलरेबली है, याद रखेंगे आप, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा टफ है उच्चारण में, तो ये ऐसे इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, टॉलरेबली, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, अब यहाँ के लोगों का जो मानना है, या यहाँ के लोगों का जो मान्यता है कि वो लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट को अवॉइड करें। अवॉइड करने का मतलब कि कोर्ट का रास्ता न देखना पड़े, कोर्ट के पास ना जाना पड़े, मतलब किसी भी तरह से हमें वकील की ज़रूरत ना पड़े, हम अपनी चीज़ों को घर में ही सुलह करवा लें, अपने आपस में ही बात करके सुलह करवा लें और कोर्ट ना जाना पड़े। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपुल इनटू देम, और यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी टॉट्स का मतलब होता है दलाल, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दलाल नहीं है कि लोगों को अपने झांसे में फंसा लें। तो ये भारत देश के बारे में काफ़ी अच्छा गांधी जी कह रहे हैं, जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, जैसा उन्होंने अनुभव किया है, तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों में किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि आके कोई आपको बेवकूफ़ बना दे और दलाली का काम करे और आपको लूट ले, तो यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, और ऐसा चीज़ दलालों वाला या लोगों को लूटने का, लुभाने का काम अगर आपको कहीं नोटिस भी होता है, देखते भी हैं, तो वो कहाँ देखते हैं, अराउंड कैपिटल्स। कैपिटल्स मतलब कि
बड़े बड़े शहरों में, कैपिटल्स मतलब होता है किसी का, जैसे कि बिहार का कैपिटल क्या है, पटना है। तो जैसे बड़े बड़े कैपिटल्स में, जैसे न्यू दिल्ली में, मुंबई में, तो गांधी जी का मानना है कि अगर कोई किसी को लुभा रहा है, कोई किसी की दलाली कर रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, तो ये सब गाँव में नहीं मिलेगा आपको, ये सब बड़े बड़े कैपिटल में, राजधानी में देखने को आपको मिल जाएगा। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जो आम लोग होते हैं वो लिव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, मतलब वो किसी के आश्रय पे नहीं रहते। जो आम जन है वो आराम से अपनी ज़िंदगी खुद ही व्यतीत करते हैं, उनको किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को भी इंडिपेंडेंट रहना है ना। आप भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब कि आपको पैसे के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़े। तो यहाँ के कॉमन लोग भी हैं, जो आम जन है, वो क्या होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, और क्या फॉलो करते हैं, क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कृषि का कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जोतना, जैसे खेत में जाके आप किसी भी तरह का सब्जी फल फूल लगा रहे हैं, ठीक है। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और वो वास्तव में किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो होम रूल को। होम रूल मतलब घर का खुद का बनाया हुआ रूल, मतलब हम घर में ही रह के ज़िंदगी को कैसे जिएंगे, ज़िंदगी को कितना हसीन बना सकते हैं, कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना स्वीट बना सकते हैं। तो ये सब हमारे एंशियंट पीपुल, पूर्वजों को बहुत अच्छे से पता था, और हमारे भारत के लोगों को ये चीज़ पता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि वो सही में ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं। होम रूल कहने का मतलब कि वो अपना खेती बाड़ी जो होता है वो अपने घर में ही करते हैं, एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन करते हैं, किसानी का व्यवसाय करते हैं, और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते अपने जीवन को बिताने के लिए, खुद का काम करते हैं और खुद ही आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो कंप्लीट करना है इस स्टेटमेंट को जो हमने पढ़ा है। लिखा है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट, तो इंडिया का ग्लोरी क्या है, इंडिया का ग्लोरी किससे है, तो इंडिया का ग्लोरी क्या है कि ये किसी के बहकावे में नहीं आता, और ये टस से मस नहीं हुआ है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया था कि ये इंडिया की ग्लोरी ये है कि इसका जो नींव है ना, इसका जो बीज है ना, वो इतना मजबूत है, इसका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आंसर मैं अलग से दूसरे पार्ट में कराऊंगी, इस पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो सारा चीज़ इसके ही डिस्कशन में चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। द चार्जेज अगेंस्ट इंडिया इज़ डैट, इंडिया के खिलाफ कौन सा चार्ज लगाया जाता है, वही कि इंडिया को क्या है, इंडिया के लोग क्या है, बेपरवाह है, स्टोइक है, मतलब कि अनसिविलाइज्ड है, उनके रहने का ढंग नहीं है, वो अपने आप में बदलाव नहीं चाहते हैं, यही चार्ज लगाया गया था ना। तीसरा, वी डेयर नॉट टू चेंज व्हाट, हम लोग नहीं बदलते हैं और हम लोग नहीं बदलना चाहते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अपने आप में बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम नहीं बदलते हैं और ना ही बदलने की कोशिश करते हैं, ना ही हमें दूसरों लोगों से कोई राय विचार चाहिए। आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने लिमिट मतलब अपने आप को बांध लिया था कि हम किसी भी तरह के सुख सुविधाओं में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा किस लिए किया था, क्योंकि उनको पता था कि मटेरियल चीज़, भौतिक सुख सुविधाओं में हैप्पीनेस, खुशी नहीं मिलती है, ये आपके माइंड में होती है, ये आपकी अंदर होती है, ठीक है। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, बिकॉज हमारे फोर फादर मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी प्रकार का मशीन वगैरह क्यों नहीं बनाया, तो क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मशीन वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह को अच्छे से बनाए, खूब इस्तेमाल करें, तो वो क्या हो सकते हैं, एक दिन उसी चीज़ के गुलाम हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम सारा जितना भी काम है अपने हाथ और पैरों से करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फोर फादर को कुछ आता नहीं था, महान रहे हैं, उनको सब कुछ आता था। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग अलग से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 9 पैराग्राफ देख लेते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी
हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वॉटरीज। तो देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि जो भारत की जो सभ्यता है, मैंने जो इसके बारे में जो भी बता रहा हूँ या जो भी मुझे पता चला है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे द्वारा ही है, ये भारत के समर्थकों का भी यही कहना है। मतलब जो भारत से प्यार करते हैं, जो भारत को मानते हैं, उनका भी यही कहना है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो नेशन है, वो कितना महान है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में, संसार के किसी पार्ट में भी नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है, सभ्यता के अंदर मतलब दुनिया का कोई पार्ट नहीं, संसार का कोई भी एक हिस्सा ले लें और कोई भी सिविलाइजेशन में आप चले जाए या कोई भी सभ्यता को आप अनुभव कर लें, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, जहाँ हर कोई को क्या मिला हो, हर एक इंसान को क्या मिला हो, परफेक्शन मिला हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब दुनिया, ये दुनिया है, दुनिया का ऐसा एक भी कोना नहीं है जहाँ आपको लगा हो हर चीज़ एकदम क्या है, परफेक्ट है, हर चीज़ क्या है, एकदम खूबसूरत है। ऐसा तो है नहीं। हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में थोड़ा ना तो थोड़ा क्या होता है, खामी होता है कि किसी को अगर कुछ पसंद आ रहा है तो किसी और को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है। तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं है कि इंसान सिविलाइजेशन को फॉलो करके क्या हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग, और हमारे भारत का जो सभ्यता है, उसका जो मेन चीज़ है, उसका जो मेन मुद्दा है, या वो जिसमें काम करता है, वो करता है कि हमारे मोरल बीइंग्स को, हमारी नैतिकता को कैसे एलिवेट कर सके, कैसे एलिवेट कर सके, मतलब कैसे उसको बढ़ा सके, कैसे उसको और आगे लेके जा सके। एलिवेट का मतलब होता है उसको और ऊपर लेके जाना। तो हमारी भारत की सभ्यता किस पे झुकी हुई है, उसका टेंडेंसी, उसकी चाहत क्या है कि हम अपने लोगों में मोरल वैल्यूज़, नैतिक विचार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे काम करता है। That of the Western civilization is to propagate immorality। और जहाँ की बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, पश्चिमी सभ्यता की, तो वो लोग पता है किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब बढ़ावा देना, इनकरेज करना, इंक्रीमेंट करना, उसी चीज़ के बारे में बातें करना। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी बातें करता है, इमोरलिटी की, मतलब अनैतिकता की। और नैतिकता मतलब जो सारे अच्छे कर्म होते हैं वो सारा नैतिक चीज़ है। जैसे कि आप बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनको बैठने की जगह दे, कोई पीड़ा में है, कष्ट में है तो उसकी मदद करे। तो ये सब क्या है, मोरालिटी है, ये सब अंदर से आता है। एक इंसान जब पैदा लेते हैं तो इनके अंदर ये सब खूबी होती है, लेकिन समाज में आने के बाद लोग बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या है कि लोग इमोरालिटी पे ज़्यादा काम करते हैं। अब इमोरालिटी का मतलब कि उनको पैसा कमाने से मतलब है, घर में पेरेंट्स बीमार है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, माँ बाप में रिश्ता कैसा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पत्नी से प्यार कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने देश के लोग मर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, हमारा देश क्या है, टेक्नोलॉजी में ऊपर होना चाहिए, इकोनॉमी इसका बूस्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़। द लैटर इज़ गॉडलेस। लैटर मतलब जो बाद वाला है, तो ये बाद वाला वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, और पहला वाला इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात हुआ है। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, मतलब वहाँ कोई भगवान नहीं है। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, और जो पहला है वो किस पे मानता है, वो भगवान पे मानता है। अब पहला कौन है, हमारी भारत की बात हो रही थी। तो हमारे भारत के लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गॉडलेस मतलब गॉडलेस मतलब भगवान रहित, लेस का मतलब होता है नहीं होना, तो भगवान का नहीं होना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंज टू द मदर्स ब्रेस्ट। अब कह रहे हैं कि हमारे भारत का अंडरस्टैंडिंग, विश्वास या समझ ऐसा है, और उनका विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास, हमारे भारत के लोगों का ऐसा विश्वास है और ऐसा समझ है कि वो मानते हैं कि बिहोव्स का मतलब होता है ज़रूरी, कि जो जितने भी इंडियन हैं, जितने भी भारतीय हैं, वो अपने भारत के जो पुरानी सभ्यता है उससे क्लिंज का मतलब होता है चिपक के रहना, मतलब पकड़ कर रखना।
तो हमारे लोगों का यही मानना है, उनकी यही समझ है कि हर एक भारतीयों को, जो भी लोग भारत से प्यार करते हैं, उनको है ना क्या पकड़ के रखना चाहिए, तो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी पुरानी भारत की सभ्यता है, उसको पकड़ कर रखना चाहिए। उससे खुद को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए, या उससे खुद को कभी भी अलग नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि उसी तरह एक चाइल्ड अपनी माँ की छाती से लगा होता है। तो क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब उसको देखेंगे कि अपनी माँ की छाती से, अपनी माँ की गोद में चिपका रहता है। कहीं से आएगा तो मम्मा मम्मा, एकदम उनकी गोद में चला जाएगा, उनसे चिपका रहेगा। तो उसी तरह हम जो भी लोग भारत को प्यार करते हैं, उनका भी यही होना चाहिए विश्वास, उनका सोच यही होना चाहिए कि वो पुरानी सभ्यता को क्या करें, भारत की सभ्यता से चिपक के रहे, उनकी सभ्यता को पकड़ के रखे और उनको कभी भी भूले नहीं। 10 पैराग्राफ देखते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं कोई वेस्ट का हेटर नहीं हूँ, मैं कोई नफरत वफरत नहीं करता हूँ पश्चिमी सभ्यता से, या मुझे वेस्ट के लोगों से कोई किसी तरह का नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर अ मेनी थिंग्स। मैं तो शुक्रगुजार हूँ पश्चिमी देशों का, पश्चिम के लोगों का, कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों में मदद किया है और सिखाया है। तो उन्होंने क्या सीखा है? आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने पश्चिमी लिटरेचर से, साहित्य से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं तो थैंकफुल हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं वेस्ट के लोगों से किसी भी प्रकार का हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता। वहाँ के साहित्य को पढ़ा है और वहाँ के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all cost. अब देखिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं। गांधी जी तो पहले यही बोल दिए कि मुझे वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत कुछ सीखने मिला है, तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मुझे वो लोग पसंद है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करता हूँ, किसको? धन्यवाद देता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन को। आज मॉडर्न मतलब एकदम नया युग, नए सिविलाइजेशन को, नए सभ्यता को, कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर इंडिया को राइज करना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, और कहाँ तक, उसके पूरे ऊपर ऊंचाई तक आगे बढ़ना है, अगर भारत को चाहिए कि वो ऊंचाइयों को छुए, तो गांधी जी को मॉडर्न सिविलाइजेशन ने सिखाया है कि आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली डैट। तो मुझे ये चीज़ अपने देश के लोगों को बताना होगा, और फ्रैंकली बताना होगा, मतलब खुल के बताना होगा। इसके लिए कोई छुपा के डरने की बात नहीं है। मैं खुल के अपने देश के लोगों, अपने भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत राइज, उगना चाहता है, खूब ऊंचाई को छूना चाहता है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से गांधी जी ने ये सीखा, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, दैट इज़ दैट वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर भारत को ऊंचाइयों को छूना है, भारत को अपने आगे बढ़ना है, तो मैं अपने देश को, लोगों को फ्रैंकली बताना चाहता हूँ कि ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसको हर हालत में क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तभी हम क्या होगा, एक लंबी दूरी तय कर पाएंगे और हमारा भारत फिर से बहुत महान हो जाएगा। सन मतलब होता है जितना दूर रह सके। तो गांधी जी का मानना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या ही वो सीखेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन उनको बस यही सिखाया कि अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाएं से बहुत दूर रहना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? गांधी जी कह रहे हैं ये मॉडर्न सिविलाइजेशन होता क्या है? व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो बोल रहे हैं इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना। किसकी? मटेरियल चीज़ों की, भौतिकी, जिसको आप पैसा दे के खरीद सकते हैं। जैसे कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड, ये जो पूरा संसार है मटेरियल चीज़ों से बना है। लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं।
तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब है कि हम लोग पूजते हैं किस चीज़ को, मटेरियल चीज़ों को, भौतिक सुख सुविधाओं को पूजते हैं। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है, तो हमारे अंदर जो जानवर है, बुराई है, उसकी पूजा करता है, मटेरियल चीज़ों की पूजा करता है। इट इज़ अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और ये क्या है, मटेरियल चीज़ों का अनअडल्ट्रेटेड। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब होता है बिना किसी मिलावट के। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये कुछ भी नहीं है जब तक कि आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन ये नहीं सिखा दे कि आपको मटेरियल चीज़ों से कैसे ट्रायम्फ मिलेगा। ट्रायम्फ का मतलब होता है आप इस चीज़ से कैसे उबर पाएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं से अगर खुद को अलग कर पा रहे हैं तो वो होगा असली मायने में मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ये चीज़ सिखा ही नहीं रहा है। तो गांधी जी का मानना है कि मैं तभी मानूंगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा, जब तक ये हमें विजय नहीं दिलवा देता है किस चीज़ से, मटेरियल सिविलाइजेशन से, मटेरियल चीज़ों से। ठीक है। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। ये वास्तव में ज़रूरी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, मतलब कि हम दो सिविलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। वे का मतलब तौल रहे हैं, वे। ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा मान रहे हैं कि हम यहाँ पे दो सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी मान रहे हैं कि ये जो तुलना कर रहे हैं ये उतना भी बेकार या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अननेसेसरली है। अननेसेसरी का मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि हम तुलना ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सिविलाइजेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our conditions and both are good in their own respective spheres। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं भी क्यों इस दोनों सिविलाइजेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो बहुत बेकार की चीज़ है ना। अब बेकार की चीज़ क्यों है, उनका मानना है कि जो वेस्ट है, पश्चिम के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग जो लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो सब क्या है, उनके रहने सहने खाने पीने का ढंग किसकी वजह से है, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के टेम्परेचर और सराउंडिंग की वजह से है। वहाँ के लोग जैसा रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, तो वो उनके क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के चारों ओर का रहन सहन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ कंपेयर करना कि अरे हमारे इंडिया सिविलाइजेशन बहुत महान है, वेस्ट का सिविलाइजेशन कितना ख़राब है, तो ये दोनों अपने आप में तुलना करने जैसा चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ पे काम कर रहे हैं। इंडियन का सिविलाइजेशन हमारे यहाँ के वातावरण, यहाँ का कल्चर, यहाँ का कंडीशन, सराउंडिंग, लोगों का रहन सहन पे डिपेंड करता है, और जो वेस्ट के लोग हैं वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हमारे यहाँ वही है कि हम उस सिविलाइजेशन को मानते हैं जिसमें हम क्या हो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, जो हमारे कंडीशन को सूट करता है। अब हमारा वातावरण, हमें कैसे रहना है, अब यहाँ के 1000-2000 लोग अगर किसी चीज़ को मानना शुरू कर दें और उससे वो खुश है तो क्या दिक्कत है, तो वो तो किसी को तकलीफ़ नहीं ना दे रहे हैं। उनका वहाँ का टेम्परेचर कैसा था, वातावरण कैसा है, वहाँ जंगल है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, धूप कितना आता है, बारिश कितनी होती है, सब पे निर्भर करता है ना। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर, इसीलिए ये जो दोनों सिविलाइजेशन है अपने आप में क्या है, अच्छा है। दोनों को कंपेयर करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, दोनों अपने आप में अच्छा है। ठीक है, अब गांधी जी को बाद में लग रहा है तो ये बोल रहे हैं देखिए, द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। गांधी जी बोल रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है जो दोनों में आपको फ़र्क बता सके।
जैसे नहीं होता है आम और लीची में फ़र्क है कि नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। तो ये दोनों जो सिविलाइजेशन है या फिर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें पता है क्या होता है, ये अपने आप में अलग इसलिए दिख रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो लोगों की चाहत है ना, ह्यूमन वांट्स, लोगों की चाहत क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत नंबर में गुना होते जा रही है। जैसे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पे क्या है, लोग चाह रहे हैं आज मेरे पास बाइसाइकिल होता, साइकिल होता, कल मेरे पास बाइक होता, फिर उसके बाद मेरे पास क्या होता है, इनफील्ड होता, बुलेट होता, फिर कार होता, फिर एसी वाला कार होता, फिर मेरे पास BMW होता, फिर मेरे पास जेट होता, हेलीकॉप्टर होता, हेलीपैड होता, एरोप्लेन होता, पूरा का पूरा देश ही मेरा होता। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये। तो गांधी जी का यही मानना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही हो रहा है कि लोगों की चाहत क्या है, गुना होते जा रही है इनफाइनाइट नंबर पे, मतलब एकदम भयंकर नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रही है। लोगों का चाहत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज़ एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, और जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन था वो यही सब चीज़ पे ह्यूमन वांट्स को क्या करता था, रिस्ट्रिक्ट करता था, कम करता था। अपनी चाहत को, अपने मन की इच्छाओं को क्या करता था, उनको आता था इस सब चीज़ों पे काबू करना। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट, और उनको एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे लोगों को ये भी पता था कि इस जो चाहत है, ऐसी जो चाहत है, उस पर कैसे खुद को स्ट्रिक्टली, मतलब एकदम रेगुलेट किया जाए। स्ट्रिक्टली का मतलब एकदम कठोरता से कैसे इसको रोका जा सकता है। तो ऐसा हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में लोगों के अंदर था, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। द मॉडर्न और वेस्ट इनसेसिएबलनेस अराइजेस really from a want of living faith in a future state and therefore also in divinity। अब देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन करने का मतलब, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने लिख दिया है क्या है, इनसेशिए, देखिए इन आयन से शी हा, इनसेशिएबल, तो ये क्या है, इनसेशिएबल है, इसको इनसेशिएबल, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो जो मॉडर्न और वेस्टर्न, जो आज का युग का सिविलाइजेशन है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये कभी भी खुश नहीं होने वाला है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है किसी भी चीज़ से। ये और बढ़ता जाएगा, चाहत जो है इसकी कि और इसका फ्यूचर में आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीव, जो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है खुद को रोकना, तो जो खुद को रोकना क्या, ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट जो हमारे पूर्वज थे और ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो पूर्वी सभ्यता थी, वो उन्होंने खुद को इस चीज़ से अलग किया, खुद को इस चीज़ के लिए रोका। किस बिलीफ के साथ, किस भरोसे के साथ, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। तो जो हमारे एंशिएंट पूर्वज थे, जो हमारा पुराने लोग थे, और जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन था, पूर्वी सभ्यता थी, उन्होंने इस चीज़ से खुद को रोका, खुद को अलग किया, उस भरोसे के साथ, उस हिम्मत के साथ। और वो हिम्मत कहाँ से मिलता था, उनको मिलता था एक डिवाइन पावर से, कि किसी न किसी तरह का एक डिवाइन मतलब होता है जो एकदम मैजिकल हो, जो आपको बहुत भरोसा दिलाता हो, जो आपको एक उम्मीद देता हो, जो आपको खुशी देता हो। अब जैसे कि ये डिवाइन पावर किससे मिलता है, गॉड से ही मिलता है ना। अब गॉड की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसलिए करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि आपके साथ अच्छा होगा, और ये अच्छा तभी होता है जब आप उस चीज़ के लिए करते हैं, तब आपका भरोसा क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये वाला भरोसा उनके अंदर था, किनके पास, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन में। तो आज के लिए हम लोग पैराग्राफ 13 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पैराग्राफ 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर हो जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी रश नहीं करेंगे,
ऐसे हड़बड़ाएंगे नहीं, हड़बड़ाने से कभी कुछ नहीं होता। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। इतने आराम से पढ़ेंगे कि चैप्टर आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, मल्टीपल चॉइस भी देख पाएंगे, वर्ड मीनिंग भी बता पाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन भी बता पाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है वो भी बता पाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का वर्ड मीनिंग, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। आज हमने किया है 7 से। तो देखिए स्नेयर का मतलब होता है जाल, यहाँ लिख दिया है मैंने जाल। क्या है स्नेयर का मतलब? जाल, फुसलाने की विधि। फिर नेक्स्ट है इनकम्बरेंस का मतलब होता है भार, बोझ, बाधा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ है प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति मतलब कि खुद के शरीर को बेचकर कुछ पैसे कमाना, ठीक है। उसके बाद है वॉइस फ्लोरिसिंग, ये 4 नंबर। वॉइस फ्लोरिसिंग का मतलब होता है बुराई पनप रही है, मतलब किसी तरह का बुरा चीज़ों को उत्पन्न करना, बुरा चीज़ होना, ठीक है। रॉब्ड मतलब चोरी करना। उसके बाद मैंने बताया है प्रोफेशन, ठीक है। इन्फीरियर, देखिए यहाँ पे है इन्फीरियर मतलब होता है छोटा, नीचा दिखाना, उनको हीन भावना से छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोफेशन मतलब होता है कि किस तरह का पेशा करते हैं, क्या काम करते हैं। सुपीरियर भी यही कही था कि वकील लोग, जैसे कि ऋषि मुनि हमारे क्या है, सुपीरियर है। इन्फीरियर और लेट मी सी कि वो कहाँ चला गया सुपीरियर। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुपीरियर के बाद टॉट्स मतलब होता है दलाल। टॉट्स मतलब क्या होता है? दलाल, जो दलाली करने का काम नहीं करता है। लाओ मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, लाओ मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, लाओ मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम राजा हो जाओगे, फिर हम तुमको लूट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर हो गया। उसके बाद क्या है? टॉट्स मतलब दलाल। अब नेक्स्ट देखिए इस पेज में, वोटरीज यहाँ है। वोटरीज का मतलब होता है समर्थक, ठीक है, जो सपोर्ट करता है किसी को। उसके बाद है इलिवेट मतलब होता है ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। प्रोपेगेट का मतलब होता है पालना, प्रचार प्रसार करना, उसको शरण देना, आश्रय देना, घर देना। बिलीविंग का मतलब होता है विश्वास करना। वी होप्स का मतलब होता है जरूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है तो कहते हैं ना ये ज़रूरी है, ये काम पहले हो जाना चाहिए। सन मतलब होता है कि पूरी तरह से बंद कर देना, अलग हो जाना, दूर होना, ठीक है। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब होता है बिना किसी मिलावट के, बिना किसी दूषित चीज़ों से, मतलब किसी भी दूषित चीज़ को अच्छे चीज़ में नहीं मिलाना, ठीक है। जैसे दूध क्या होना चाहिए? अनअडल्ट्रेटेड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। ब्रूट मतलब होता है खुद के अंदर जानवर। इनसेशिएबलनेस का मतलब होता है अतिरिक्त, किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होना। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ 14 से पढ़ेंगे। आप पिछला 2 पार्ट पढ़ लेंगे। थैंक यू।